अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। इससे पहले कि कहानी का आगाज करूं, आपसे मेरी एक दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। डॉक्टर अली अपने क्लिनिक में मरीजों को चेक करके दवा दे रहे थे। आज मरीज भी कुछ ज्यादा ही थे क्योंकि अगले दिन इतवार था और क्लिनिक बंद रहना था। अली का ये क्लिनिक शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर था। रास्ते में एक तवील इलाका बहुत ही सुनसान पड़ता था। यूं कह लें कि अगर जंगल था तो ठीक होगा। अली चाहता था कि जल्द से जल्द मरीजों को चेक कर ले और फारिग होकर घर चला जाए क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। हवा में खुनकी भी बढ़ती जा रही थी। फिर भी आखिरी मरीज जाने तक रात के 10:30 बज चुके थे। अली ने सामान समेटा और बाहर आ गया। दवाखाने का शटर बंद करके मुड़ा और तेज बारिश में बाइक को सड़क पर लाकर शहर की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही दूर चला होगा कि सामने कोई शख्स हाथ हिलाकर अली को रोकने के लिए कह रहा था। गालिबन उसको मदद चाहिए थी। अली ने बाइक रोककर उसे देखा। वो एक देहाती था। लंबा सा कमीज पहना हुआ था और बारिश से बचने के लिए अनाज के खाली बोरे को उसने अपने ऊपर दोहरा करके ओढ़ा हुआ था। बारिश अब तेज होती जा रही थी। अली ने उससे पूछा क्या बात है, तो उस बंदे ने डरते डरते कहा कि एक मरीज की मरहम पट्टी करनी है। इतनी रात गए? अली बोला, हाँ साहब, यही नजदीक ही है, रास्ते में। अली कुछ सोच करके मरहम पट्टी ही तो है तैयार हो गया और इससे पहले कि वो देहाती को बैठने का कहता उसने महसूस किया कि वो कब का बैठ चुका था। कुछ ही दूर चला होगा कि बाइक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई थी। अब बारिश भी बहुत जोर पकड़ चुकी थी। अली ने सोचा कि बाइक को रोक कर लाइट ठीक कर ले। तभी वो देहाती बोला, लाइट की परवाह न करें साहब, चलते रहें, सड़क पर लाइट है तो सही। उसकी आवाज गैर इंसानी लग रही थी। एक लम्हे के लिए अली को फिर ख्याल आया कि देहाती को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा है। वो महसूस किए बिना नहीं रह पा रहा था। देहाती अब उससे हुक्माना लहजे में बात कर रहा था। फिर जैसे ही देहाती ने अपना हाथ अली से कांधे पर रखा तो अली को ऐसे लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल रख दी हो। एक बार की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। अली ने सोचा शायद बर्फानी बारिश की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ ही दूर चला था कि सड़क के खंभों की भी बिजली चली गई। एक तो बारिश, ऊपर से तेज हवाएं, सीधी उसकी आंखों में बारिश की बूंदें पड़ना। वो बहुत झुंझला रहा था। दूसरा, बिजली भी गुल हो चुकी थी। अली ने बाइक को सड़क से नीचे उतारने के लिए रफ्तार कम की। तभी देहाती की आवाज आई, चलते रहिए साहब, मुझे घर मालूम है, मैं बताता हूँ। अली को एक बार तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे देहाती की आवाज बहुत दूर से आ रही है, लेकिन अली ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। बारिश थी कि तूफान, ऐसा लग रहा था कि सब आज ही बरसना था। अब बिजलियां भी चमकने लगी थी। इस वक्त खौफनाक बिजलियों से एक फायदा ये था कि अली कुछ कुछ रास्ता देख पाता था। फिर बिजलियां बंद हो गई। अचानक देहाती बोला, डॉक्टर साहब, बाएं मोड़ लें। अली ने बाइक मोड़ ली। अब रास्ता कच्चा शुरू हो गया था। पत्थरों पर बाइक संभालना जरा मुश्किल हो रहा था। उस पर डबल सीट। एक बार अली ने इरादा किया कि बाइक रोक दे और बारिश रुकने दे। तभी देहाती बोला, बारिश अब रुकने वाली नहीं, आप चलते रहें, यहाँ से तो बस करीब ही है। अली की छठी हिस्स फड़की थी। देहाती कैसे उसके ख्यालात पढ़ रहा था। अब पहली बार अली को खौफ महसूस होने लगा। बिजलियों की आती जाती रोशनी में अली ने महसूस किया कि कोई पुराना देहात है जहाँ कुछ कुछ फासले से झोंपड़े बने हुए थे। हैरत की बात यह थी कि किसी भी झोंपड़े में रोशनी नहीं थी और अंधेरे में वो बहुत ही हैबतनाक नजर आ रहे थे। एक झोंपड़े के सामने देहाती ने रुकने को कहा। अली ने देखा कि सामने एक वीरान झोंपड़ा है जिसमें लाइट होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अली पत्थरों पर ठीक से बाइक को खड़ी करने लगा। तभी अली को उस देहाती का ख्याल आया। उसने देखा देहाती नदारत था।
अली को डर महसूस हुआ। ऐसे खौफनाक माहौल में छोड़कर वो न जाने कहाँ चला गया था। अली ने वापस लौटने का इरादा किया कि अचानक ही झोंपड़े का दरवाजा खुला और वही देहाती उसे अंदर आने को कहने लगा। अंदर आइए ना साहब। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई सुनाई दे रही थी और उसकी आंखें उफ लाल अंगारा सी दहक रही थी। अली ने पलटना चाहा मगर उसे लगा कोई ताकत उसे अंदर की तरफ धकेल रही है। अली अंदर चला गया। कोई गैर मरई कुव्वत उसे जैसे अंदर ले गई। फर्स्ट एड किट वो हमेशा साथ ही रखता था। अंदर जाकर उसने कमरे का माहौल देखा तो वो बहुत ही खौफनाक था। वहाँ अजीब किस्म की गंदगी की बू फैली हुई थी जैसे लाशों में हुआ करती है। वहाँ और भी कई मरीज नजर आ रहे थे। पहली नजर में वो जली हुई बोसीदा लाशें ही लग रही थी। गंदी बोसीदा दीवारों पर मकड़ियों के लातादाद जाले थे। कई बड़ी छिपकलियां दीवारों पर रेंग रही थी। कुछ मुर्दाखोर कीड़े अतराफ में पड़े मरीजों के जिस्मों पर उधम मचा रहे थे। कमरे में सर्द रंग की रोशनी थी जैसे आग के बड़े अलाव के अतराफ होती है। रोशनी कहाँ से आ रही है ये अली की समझ में नहीं आया। ना ही उस वक्त वो उसकी जरूरियात महसूस कर सक रहा था। कमरे के मरीज सभी बुरी तरह झुलसे हुए थे। किसी के गाल पूरी तरह से गायब थे और पूरे दांत किसी के नजर नहीं आ रहे थे। जैसे वो अजीब व गरीब से लोग दिख रहे थे। अली को लाशों का डर नहीं था क्योंकि वो इससे कबल भी कई मुर्दा खानों में जा चुका था। वो उस मरीज को तलाश कर रहा था जिसके लिए उसको लाया गया था। तभी उस मनहूस देहाती की आवाज आई, साहब वो आपके सामने वाले की मरहम पट्टी करना है। अब तो अली को यकीन होने लगा था कि वो भूतों में फंस चुका है। अली ने किट में से ड्रेसिंग का सामान निकाला और मरीज की तरफ मुतवज्जे हुआ। मरीज किसी जली हुई लाश की तरह मालूम हो रहा था। उसका पैर बुरी तरह जख्मी था, अलबत्ता खून नहीं बह रहा था। अली ने डेटॉल से जख्म साफ किया और ड्रेसिंग शुरू की। ड्रेसिंग करते करते अली सोचने लगा था जल्द ही इस भूत खाने से निकल जाना चाहिए। पता नहीं कितने जिंदा हैं कितने मुर्दा हैं इनमें। और वो देहाती जो न जाने कहाँ चला जाता था। तभी उसे लगने लगा कि बाकी जिंदा लाशें उसकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रही हैं। कुछ ही की जबानें उनके होंठों पर घूम रही थी। मुर्दा खोर कीड़े उनकी नाकों और मुंह में दौड़ भाग रहे थे। अचानक अली को ख्याल आया कि ड्रेसिंग अब तक खत्म हो जाना चाहिए थी। उसकी तवज्जो ड्रेसिंग पर गई तो वो लरस गया। उसके ख्याल से अब तक वो 8-10 फेरे ड्रेसिंग के ले चुका था, मगर मरीज के पैर पर एक ही फेरा हुआ था और उसके हाथ में बैंडेज का बंडल वैसा का वैसा ही था। तो फिर इतनी देर से उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ड्रेसिंग किए जा रहा है? उसे लगा जैसे वो जिंदा लाशें सब उसकी तरफ भूखी नजरों से देख रही हैं। एक दो तो अपनी जगह से उठने की भी कोशिश कर रहे थे। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ने लगी थी। अचानक मारे खौफ के ड्रेसिंग का बंडल अली के हाथ से छूट गया। उस वक्त एक कड़ाके की बिजली चमकी। अली की नजर बाहर रखी बाइक पर पड़ी। पूरी कुव्वत से दौड़कर वो बाइक की तरफ भागा। बाइक पर सवार हुआ और फौरन बाइक को चालू किया और वहां से बाइक सड़क की तरफ दौड़ा दी। अब बारिश खौफनाक हद तक तेज हो चुकी थी। तभी अली को उस देहाती की आवाज आई, साहब इलाज तो पूरा करते जाओ। अली कहाँ रुकने वाला था? वो वहां से दूर निकल आया। अचानक उसे लगा जैसे कोई बाइक का कैरियर पकड़कर बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसे लगा जैसे वही देहाती उसके कान में कह रहा हो, साहब इलाज तो पूरा करते जाओ। तभी एक गरजदार तवील बिजली चमकी और अली की नजर बैक व्यू आईने पर गई। एक बार बाइक अली के हाथ से छूटने लगी थी। उसने आईने में देखा कि उन मनहूस झोंपड़ियों से बहुत दूर उसकी बाइक आ चुकी थी और देहाती वहीं उन झोंपड़ियों के पास खड़ा था और वहां से हाथ बढ़ाकर उसने मजबूती से बाइक का करियर पकड़ रखा था। इतनी बारिश में भी अली को पसीने छूटते हुए महसूस हो रहे थे। अली ने बाइक की रफ्तार मजीद तेज कर दी, बाइक को मजीद रेस दी और तभी एक झटका लगा और अली को लगा कि उस खबीस के हाथ से बाइक आजाद हो गई है और एकदम बाइक इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर आ गई। तभी जोरदार बिजली चमकी, एक धमाका हुआ और फिर अली को होश न रहा। दूसरे दिन अस्पताल में अली को होश आने लगा। उसे होश में आता देख एक नर्स चिल्लाई,
डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ रहा है। डॉक्टर के साथ एक पुलिस ऑफिसर भी अंदर चला आया और कहने लगा, ठहरिए डॉक्टर, ये पुलिस केस है, मुझे बयान लेने दीजिए। डॉक्टर बोला, मुझे पहले चेक करने दीजिए कि आया वो बयान देने के काबिल भी है या नहीं। कुछ देर हल्की सी पूछताछ के बाद उसने पुलिस ऑफिसर को बयान लेने का कह दिया। तो पुलिस ऑफिसर ने कहना शुरू किया, कैसी तबीयत है आपकी डॉक्टर अली? डॉक्टर अली ने कहा, मैं अब काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर अली, आप बताएंगे कि इतनी रात गए आप कहाँ से आ रहे थे? जी, मैं अपने क्लिनिक से आ रहा था। आते आते रास्ते में एक शख्स मिला। उसकी दरख्वास्त पर देहात में एक मरीज जो किसी हादसे का शिकार हुआ था, उसकी ड्रेसिंग करने गया था। तो डॉक्टर, आपके सर पर गहरी चोट आई है। आपकी बाइक एक दरख्त से टकराई थी। आपके जहन पर असर हुआ है, इसीलिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से आपके देहात तक के बीच में कोई आबादी नहीं है सिवाय घने जंगल के। अलबत्ता 20-30 साल पहले वहाँ कुछ देहातियों की बस्ती हुआ करती थी। आपसी दुश्मनी की वजह से किसी ने सारी बस्ती को आग लगा दी थी। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। झोंपड़े उन्हीं पर गिर जाने से कोई निकल नहीं पाया था और पिछले 20 साल से वहाँ कोई आबादी नहीं है, बल्कि लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर, वहां तो कई मकानात थे, मरीज थे, मैंने ड्रेसिंग भी की थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, आप जहन पर ज्यादा जोर ना दें। हाँ, मगर आपकी बाइक एक दरख्त से बुरी तरह टकरा गई थी। लगता है आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। और एक अहम बात, आपकी बाइक के करीब ही बाइक का करियर टूटा हुआ मिला है और उसको मजबूती से पकड़ा हुआ एक पंजा था जो कलाई से उखड़ चुका था। तो जनाब, क्या आप बता सकेंगे कि आपके साथ और कौन था और वो कहाँ गया? क्योंकि वो... और इसके बाद डॉक्टर अली को पुलिस ऑफिसर के अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कुएं से आती हुई सुनाई देने लगी। उसका जहन एक बार फिर तारीकियों में डूबता चला गया और अली फिर बेहोश हो गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिन आराम करके अली ने फिर से क्लिनिक जाना शुरू कर दिया। इधर कभी पुलिस स्टेशन से बुलावा आता था क्योंकि तहकीक अभी जारी थी। पहले ही दिन अली ने गौर किया कि रास्ते भर में कोई देहात या बस्ती नहीं थी। उसके बदन में खौफ की लहर दौड़ गई थी। उस दिन उसने तय किया कि अब वो वापसी पर दूसरे रास्ते से आया करेगा। दूसरा रास्ता था मगर वो जरा दूर का था। इस तरह दिन गुजरते चले गए। अली भी सब कुछ एक हादसा समझकर भूल गया और अपने काम में मसरूफ हो गया और आना जाना भी दूसरे रास्ते से करने लगा। फिर एक बार गोया कि सारी बिसात ही पलट गई। किसी ख्याल में गुम अली उस पुराने रास्ते से ही वापसी के लिए निकल पड़ा, या कोई गैर मरई ताकत उसे उस तरफ ले गई थी, खुदा जाने। लेकिन जो कुछ भी था उस पुराने रास्ते पर अब रवां दवां था। अचानक जब उसे ख्याल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसे उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता था सिवाय तेजी से आगे निकल जाने के। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। वो इस मनहूस इलाके से जल्द अज जल्द बाहर निकल जाना चाहता था। आज मतलब फिर अबर आलूद था और चांद की आखिरी तारीखें थी। चांद इन दिनों बहुत देर से तुलू होता था। सड़क पर काफी अंधेरा था। माहौल बहुत ही पुरस्कार लग रहा था, इंतहाई खौफनाक। गोया जैसे रोशनी दरख्तों पर पड़ती तो उनके साए लंबे हो जाते। बाइक के साथ दरख्तों की शाखों पर ऐसा लग रहा था कि कोई गैर मरई चीज झूल रही है। सन्नाटे में बाइक की आवाज भी अली को डराने लगी थी। हल्की हल्की हवा भी चलने लगी थी जिससे ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्तों में सरसराहट होने लगी। सड़क सुनसान पड़ी थी, कोई जानवर तक वहां नहीं था। अचानक अली को पत्तों की सरसराहट में वही खौफनाक कुर्राहट भरी सरगोशी सुनाई दी। इलाज तो पूरा करते जाओ साहब। और तभी उसे लगा जैसे कोई बाइक के बराबर दौड़ रहा हो। कौन था वो जिसकी सांसें अली को अपने कानों पर महसूस हो रही थी? अली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुड़कर पीछे देखे कि कौन है कि अचानक पास ही कोई उल्लू चीखा और कई चिमगादड़ें ऊपर फड़फड़ाने लगी। एक तो सामने से आकर उसके मुंह से टकरा भी गई थी। तभी बाइक पर अली के हाथ डोलने लगे थे। उसने बहुत मुश्किल से संभाला। यही वक्त था जब अली ने महसूस किया कि उसके सीधे कांधे पर किसी ने बर्फ रख दी है। उसने महसूस किया कि कोई पंजा उसके कांधे को पकड़े हुए था। अली डर गया
कि कहीं वो पंजा उसका कंट्रोल बाइक पर बढ़ा न दे और फिर किसी हादसे का शिकार न हो जाए। उसने आयतल कुर्सी का वर्त शुरू कर दिया और बाइक की रफ्तार पर ध्यान दिया। अब वो तेजी से शहर की तरफ जा रहा था। उसने होश अपने ठिकाने पर रखे। इस बार वो किसी दरख्त से नहीं टकराया था। उसने सीधे हाथ से बाइक संभाली और बाएं हाथ से पूरी ताकत से पंजे को कांधे से अलग करके दरख्तों में फेंक दिया। तब कई उल्लू चीखने लगे, चिंगादड़ें फड़फड़ाने लगी, इधर उधर भागने लगी। अली बाइक तेजी से भगाने लगा। अचानक अली की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे शहर की रोशनियां नजर आने लगी। वो शहर में दाखिल हो रहा था। घर पहुंचते ही अली ने अपनी जैकेट उतारी और दीवार पर टांगी। फ्रेश होकर वो कमरे में आया तो उसकी नजर जैकेट पर पड़ी। उसका खून खुश्क हो गया, सांसें गले में अटकने लगी। करीब था कि उसकी चीखें निकल जाती। उसने देखा कि उसकी जैकेट के पिछले हिस्से पर ताजा खून लगा हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे कतरे बनकर गिर रहा है। और अली ने फौरन जैकेट खूंटी से खींच ली, बाहर सड़क पर ले गया और लाइटर से उसमें आग लगा दी। बड़ी बुरी बदबू फैली उसके जलने से, जैसे किसी इंसानी गोश्त के जलने से फैलती है, वैसे ही जैसी इस घर में महसूस हुई थी उसे। अली तोहम परस्त नहीं था, मगर अब उसे ये सारी तोहमात पर यकीन आ रहा था। अब तन्हाई में भी उसके कानों में वही मनहूस धिनकार सुनाई देने लगी थी, जिससे उसके बदन में लर्जा तारी हो जाता था। वो खूब जानता था कि उसके बाद वाली धमकी भरी दरखास्त को, जिसमें अब कुर्राहट शामिल हो रही थी, उसका जहन इंतशार का शिकार होता जा रहा था। अब क्लिनिक पर भी वो नहीं जा रहा था। फिर कई दिन के बाद उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि उसे क्लिनिक तो जाना ही चाहिए, उसके मरीजों को तकलीफ हो रही होगी। ये सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और क्लिनिक को जाने लगा। वो उस दिन को कोसने लगा जब उसने उस मनहूस देहाती की बात सुन ली थी, मगर अब क्या करता। अब एक ही काम करना था, उस पंजे से छुटकारा हासिल करना था। उसने दोस्तों को सारी वारदात बताकर उनसे मशवरा मांगा। पहले तो दोस्तों ने उसकी बात हवा में उड़ा दी, फिर इसरार करने पर एक दोस्त ने किसी आमिल का बताया। वो बड़े पाए के आमिल थे, तन्हा है, औरत बच्चे नहीं थे। आमिल जबरदस्त है। अगले दिन शाम को अली उनका पता लेकर उनके घर पहुंच गया। घर क्या था, एक दरबार लगा हुआ था। एक तरफ आमिल साहब दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठे थे। हॉल में कुछ औरतें और कुछ मर्द हजरात बैठे हुए थे। अली भी पीछे जाकर बैठ गया। अली ने देखा कि उन्होंने एक औरत को सामने बुलाया और बोले, तेरा क्या है? उस औरत ने हल्की सी आवाज में कहा, जो कि अली को समझ में नहीं आया। आमिल साहब बोले, पानी की बोतल लाई है क्या? औरत ने बोतल आगे कर दी। उन्होंने आंखें बंद की और मराकबे में चले गए और फिर अचानक उन्होंने किसी अजीब जबान में बोलना शुरू किया, जैसे वो किसी को डांट रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। अली ने देखा कि उनकी आंखें अंगारा हो रही थी। एक लंबी सांस लेकर वो बोले, बहुत बड़ा था वो, बहुत बड़ा, निकाल दिया है अल्लाह ने। तुम लोग जाती क्यों हो शाम के वक्त दरख्तों के नीचे से, और फिर हमको तकलीफ में डाल देती हो? फिर पानी की बोतल में फूंक मार कर कहा, यही पानी पीते रहना। अली के लिए ये पहला मौका था ऐसी चीजें देखने का। आखिरी औरत के जाते ही अली उनके सामने बैठ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है बाबा? अली ने डरते डरते सारी वारदात सुना दी। वो सुनकर उन्होंने कुछ सवालात किए। अली ने सब बता दिए। फिर अपना चेहरा नीचे करके बैठ गया। वो कुछ अमल करते जा रहे थे। फिर चेहरा उठाकर बोले, बड़ी मुश्किल में डाल दिया है तुमने, बड़ा सख्त अमल करना होगा। अरे तुम्हारी क्या मत मारी गई थी जो वहां मरने को पहुंच गए थे? अली डर गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मत ही तो मारी गई थी इसकी। फिर अली ने डरते डरते पूछा कि हजरत, तो अब क्या करना होगा? तू क्या कर लेगा रे, मुझे ही कुछ करना होगा। मगर बेटा, ये नापाक बदरूहों का मामला है, इनसे छुटकारे के लिए इनको फना करना पड़ता है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है। उसी जगह जाकर फिल्तिया जलाना होगा। कुछ दिन लग जाएंगे इसमें। इसके बाद उन्होंने एक तावीज़ निकालकर अली के गले में बांध दिया और कहा कि इसे उतारना मत, बांधे रखना, वरना पंजे से छुटकारा न मिलेगा, और अंधेरी जगह पर मत जाना। अली का इन चीज़ों पर एतकाद नहीं था, मगर उस वक्त के हालात उसे मजबूर कर चुके थे कि वो इस पर यकीन करे। कुछ देर बाद अली वहां से रुखसत हो रहा था। रात हो चुकी थी, अंधेरा गहरा हो रहा था। वैसे सड़क पर घरों की खिड़कियों से छनती हुई हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जब अली
اپنے علاقے سے دور نکلا جہاں اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا تھا تو علی نے اپنے سر پر کسی پرندے کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے سر کو اٹھا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گیا کیونکہ ایک بڑی سی چمگادڑ بالکل اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ علی نے بائک کی رفتار تیز کر دی، چمگادڑ کی بھی رفتار بڑھنے لگی اور اب وہ علی کے عین سر پر مرغولے کی شکل میں گردش کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے سر پر اور اس کے چہرے پر ٹھونکے مار کر اڑتی جا رہی تھی۔ علی نے بائک روک کر اسے رومال سے اڑانا چاہا مگر اس سے پہلے ہی چمگادڑ اس پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ علی کو اس کے پنجوں کی تیز چبھن اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ علی نے اسے اڑانے کی بہت کوشش کی مگر جیسے علی سے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ علی کو خوف تو بہت محسوس ہوا، بائک چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بائک سائیڈ میں لے کر سٹینڈ سے لگا دی اور چمگادڑ پر اپنے گمچے سے اس کو اڑانے لگا مگر چمگادڑ اب ندارت تھی۔ پھر بھی علی نے گمچہ ہوا میں لہرایا، چمگادڑ اس کی زد میں آ جائے مگر شاید چمگادڑ اڑ کر درختوں میں گم ہو گئی تھی۔ علی کی بھی ہمت بڑھی اور وہ گھر کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر علی سیدھا آئینے کے سامنے گیا کیونکہ چہرے کے زخموں میں تیز چلن ہو رہی تھی۔ دراصل وہ چمگادڑ اور اس کے پنجے اس کے چہروں پر کافی نشان بنا چکے تھے۔ آئینہ دیکھا تو اس کا خون خشک ہونے لگا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ تعویذ اس کے گلے سے غائب تھا، اس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ مافوق الفطرت ہستی اس کے پیچھے پڑ چکی ہے، یقیناً وہی منحوس چمگادڑ۔ وہ تعویذ لے اڑی ہے۔ اس رات وہ چین سے سو نہ سکا تھا۔ کمرے میں اچانک مچھر بڑھ گئے تھے، اس سے بھی اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ ایک تو چمگادڑ کے پنجوں کے دیے ہوئے زخم اور دوسرے مچھروں کی بنبناہٹ۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اس کا وہم ہی سمجھو جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مچھروں کی بنبناہٹ میں اسے وہی سرگوشی دوبارہ آ رہی تھی۔ علاج تو کرتے جاؤ صاحب۔ علی گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پنکھا درمیانی رفتار سے کھول دیا۔ کچھ دیر بعد اسے پنکھے کی سائیں سائیں میں بھی وہی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ اس نے سوچا کہیں وہ منحوس پنجہ کمرے میں ہی نہ ہو جس کی آواز اب وہ اچھی طرح جان چکا تھا۔ اس نے سارا کمرہ چھان مارا مگر وہ پنجہ کہیں نہیں ملا۔ اس نے تمام کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لی اور دروازہ بھی بند کر کے وہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ شاید اسے وہم بھی ہو چلا تھا۔ وہ لحاف منہ پر ڈھانپ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے پیاس لگی۔ رات بھر الجھے الجھے خواب نظر آتے رہے، البتہ صبح وہ فریش محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی وہ عامل صاحب کے گھر پہنچا، رات کی ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے اس کی باتیں بڑے دھیان سے سنی اور پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ واپسی ذرا دیر میں ہوئی۔ جب علی پریشان ہو گیا، وہ آواز دینا ہی چاہتا تھا کہ عامل شاہ جی واپس آ گئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں کالے دھاگے کا لمبا سا ڈورا تھا۔ وہ بولے کہ اب یہ ڈورا کمر پر باندھ لو، اور پھر انہوں نے ہی وہ ڈورا علی کی کمر پر باندھ دیا اور کہا اگلی جمعرات کو اماوس کی رات ہے، بس اس رات ایک عمل کرنا ہوگا۔ عمل وہیں کرنا ہوگا جہاں تمہاری بائک پیڑ سے ٹکرائی تھی۔ انشاءاللہ عمل ہم کریں گے، تم بالکل پریشان نہ ہونا۔ کچھ دیر بعد علی واپس گھر آ گیا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ڈورا باندھنے کے بعد سے ہی وہ سرگوشی آنا بند ہو گئی ہے۔ وہ بے خوف کلینک پر جانے لگا۔ پھر جمعرات کو وہ منحوس رات آ گئی۔ آج علی کلینک نہیں جا رہا تھا، عامل شاہ جی کے گھر گیا تھا کہ ان کو عمل کرنا تھا۔ غالباً رات کے 10 بجے تک وہ ٹھیک اس جگہ پہنچے تھے جہاں علی کی بائک درخت سے ٹکرائی تھی۔ علی اس جگہ کا پتہ پہلے ہی ان کو بتا چکا تھا کیونکہ حادثے کے بعد علی کو یاد نہیں تھا۔ پھر اس بڑے سے درخت کے نیچے عامل صاحب نے ٹارچ کی روشنی میں اپنے ساتھ لائی جھاڑو سے وہاں پر ایک جگہ صاف کی اور پھر 1 فٹ قطر بنایا۔ تھیلے سے کچھ سامان نکال کر رکھا، ایک چھڑی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس سے ایک 5 فٹ قطر کا دائرہ زمین پر بنا دیا۔ بناتے وقت بھی ان کا پڑھنا شروع ہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا رومال نکال کر دائرے میں ایک طرف بچھایا اور پھر بیٹھ گئے اور علی کو اس حصار سے باہر ہی رہنے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی انگیٹھی نکالی اور اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اپنی تھیلی سے نکال کر ڈال دی اور ان میں آگ لگا دی اور کچھ پوڑیوں سے سفوف نکال کر آگ میں جھونک دیا۔ ایک بھڑکا ہوا اور پھر آگ جلنے لگی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ غالباً عمل شروع ہو چکا تھا۔ بڑا ہی پراسرار ماحول ہو گیا تھا۔
तारों की मलकजी रोशनी में ऊंचे ऊंचे दरख्त बहुत ही खौफनाक लग रहे थे और घना अंधेरा रूह को लर्जाने के लिए काफी था। अली बाहर ही बैठा हुआ देख रहा था। अली को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। कहाँ वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और कहाँ ये अमलियात, मगर वो अब उसके साथ होने वाले हालात से मजबूर हो गया था। इन वाक़यात ने उसके जहन पर बहुत बुरा असर डाला था। उसने देखा कि अब आमिल साहब गूंजदार आवाज में कुछ पढ़ रहे थे। इस सन्नाटे में उनकी आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। अगर उनकी सुर्ख रोशनी में उनका चेहरा भी काफी खौफनाक लग रहा था। वो शाह जी की हिम्मत की दाद देने लगा। फिर उनकी आवाज के साथ दरख्तों के उल्लुओं की आवाजें भी आने लगी जो मुतवातर बढ़ती चली जा रही थी। आमिल साहब का अमल तेज हो गया। दरख्तों में हवाओं की सनसनाहट भी शामिल हो रही थी। फिर अली ने देखा कि आमिल साहब को छोटी छोटी डोरियों पर फूंक मारकर आग में डाल रहे थे, गालिबन कुछ जला रहे थे। इसके साथ आग बहुत भड़की और दरख्तों में चिमगादड़ें और उनके गौल फड़फड़ाने लगे। अली को खौफ महसूस होने लगा। वो हिसार के करीब हो गया था। उसका जहन भटकने लगा था इन्हीं हालात पर गौर करते करते। तभी उसे ऐसा लगा जैसे शाह साहब बहुत दूर से आवाज दे रहे हैं। यकबारगी से वो डर गया कि क्या शाह साहब उसको इस वीराने में छोड़कर कहीं चले गए हैं। वो लरस कर रह गया। उसने जोर से आमिल साहब को पुकारा। तभी हिसार में से आमिल साहब की गूंजदार आवाज आई, चिल्ला क्यों रहे हो, मैं यही हूँ। अली क्या बताता कि उसने उनकी आवाज बहुत दूर से सुनी है। शाह साहब उससे कह रहे थे, देखो और गौर से सुनो, अब मैं उस खबीस हाथ को या उस पंजे को अपने हिसार में बुलाने जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत हिम्मत के साथ होशियार रहना होगा। तुम्हारी जरा सी गफलत तबाही का बायस होगी। सुनो, जैसे ही वो पंजा अंदर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी तुमने निहायत तेजी से ये सफूफ उस पर डालकर इस आग में जलती हुई लकड़ी निकालकर हर हाल में उस पर डाल देना है। वो मनहूस भस्म हो जाएगा। हिम्मत से काम लेना, लेकिन तुम्हारी जरा सी कोताही बड़ी तबाही का बायस बनेगी। इतना कहकर उन्होंने थैले से एक पूरी सफूफ की निकालकर अली के हाथ में दे दी और शाह साहब मशगूल हो गए। अली की नजर दहकते शोलों पर पड़ी जिसमें फिल्तिये जल रहे थे। उसे गुमान हुआ कि जैसे वो शोले ना हों, शैतानों की लंबी लंबी जबानें हों। शोलों की जर्द रोशनी में दरख्त और भी भयानक लग रहे थे। दरख्तों के पत्तों के भयानक शोर में आमिल साहब की आवाज बहुत खतरनाक लग रही थी। तब अली की नजर आमिल साहब पर पड़ी। ओह खुदा की पनाह, वो लरस गया था। आग की मनहूस लाल पीली रोशनी शाह साहब का चेहरा और भयानक दिखा रही थी। आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो रही थी। वो आग में देख रहे थे, मुंह से झाग उड़ रहा था। वो बावाज़े बुलंद कुछ पढ़ रहे थे और आग में फेंकते जा रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अली की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी जैसे तूफान आता हो। हवा और तेज लग रही थी। ऊपर बहुत सारी चिमगादड़ें मंडलाने लगी थी, मगर अब ये चिमगादड़ें अली पर नहीं बल्कि हिसार के ऊपर मंडला रही थी। अली की हैरत की इंतहा रह गई जब उसने देखा कि इस तेज हवा में तो आग को और तेज भड़कने के बजाय बुझ जाना चाहिए था। फिर अचानक उसे शाह साहब की अजीब घुटी घुटी और भयानक आवाजें आने लगी। अली ने देखा तो उसकी रूह कांप गई। जर्द भड़कते शोलों की मनहूस रोशनी में जो मंजर उसकी आंखों ने देखा तो उसका कलेजा मुंह को आने लगा। वो चीख मार कर उठकर खड़ा हो गया। उसे अपनी गफलत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसकी तवज्जो भटक गई थी। उसने देखा कि वही मनहूस पंजा कब का हिसार में आ चुका था और अब वो तेजी से रेंगता हुआ आमिल साहब के सीने से होकर उनके गले पर पहुंच चुका था। अली हिसार में कूदना चाहता था मगर जैसे किसी ने उसे धकेल कर पीछे कर दिया। इससे पहले कि अली दूसरा कुछ करता, आग एकदम भड़क उठी और अली डरकर और पीछे हट गया। उसने देखा कि पंजा आमिल साहब के गले को पूरी तरह दबोच चुका था। आमिल साहब बुरी तरह एड़ियां रगड़ रहे थे जिससे अंगीठी भी गिरकर तितर बितर हो गई थी। उनकी चीखें अल्लाह की पनाह। अली ने देखा पंजा उनका नरखरा फाड़ चुका था। आमिल साहब की चीखें आसमान को जा रही थी। अली के आंसू निकल रहे थे। वो किसी भी तरह आमिल साहब को बचा नहीं पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आमिल साहब की चीखें दम तोड़ दी गई। अली से अब बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब। पहले ही से वो डरा हुआ था। सीधा भागकर बाइक संभाली और शहर की तरफ दौड़ लगा दी।
اس کو عامل صاحب کے گھٹے ہوئے گلے کی گھٹی ہوئی آوازیں دور تک آ رہی تھی۔ اسے اپنی غفلت اور بزدلی پر بہت کوفت ہو رہی تھی۔ ایسے کیسے اس نے پنجے کو حصار میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھ لیتا تو شاید کچھ کر پاتا، مگر اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ وہ کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت سارے خیالات ایک ساتھ اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ ایک ہی رات میں اتنے خوفناک حالات، اللہ کی پناہ۔ وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات مانی تھی۔ اچانک وہ رو پڑا۔ اس کا آخری واحد سہارا اس کی غفلت کی وجہ سے فنا ہو چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ پھر اسے یاد آیا کہ عامل صاحب کے ساتھ گزرے اب تک کے حالات علی کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ ان سے اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کا رومال وہیں رہ گیا۔ وہ پولیس کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ پھر تیسرے دن کے اخبار میں خبر دیکھ کر اس کو قلبی سکون مل گیا تھا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ نیلا کھوہ، جو کہ اس دیہات کا نام تھا، اس کے راستے میں روڈ کے کنارے کوئی عامل جو کہ عمل کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو آگ لگ گئی۔ 10-15 فٹ کا احاطہ آگ میں جل چکا۔ وہاں سے پولیس کو ایک بہت بری طرح جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ لاش کا چہرہ بری طرح بھنبوڑ کر رکھ دیا گیا تھا، جس سے مقتول کو پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ لاش کا گلا صرف ایک ہی ہاتھ سے گھونٹا گیا تھا، جو بہت ہی طاقتور گمان کیا جا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی کی نظروں میں وہ خوفناک منظر گھوم گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اس کا رومال بھی تو آگ کی نظر ہو گیا ہوگا۔ پھر علی عامل صاحب کی موت پر بہت دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک کلینک نہیں گیا۔ وہ خود کو عامل صاحب کا قاتل سمجھنے لگا تھا۔ اسے عامل صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس میں جان جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اسے وہ ہدایات بھی یاد آئیں کہ جیسے ہی پنجہ حصار میں آئے، تعویذ اس پر رکھ کر آگ لگا دینا۔ مگر اس کو ہوش ہی کہاں تھا، اور جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ علی نے خود کو سنبھالا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خود کو کلینک جانے کے لیے تیار کرنے لگا۔ اس نے سوچنا ہی بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک سوچتا تو دوسری 1000 باتیں دماغ میں آتی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اب دوسرے راستے سے آیا جایا کرے گا، اور ویسا ہی اس نے کیا۔ آج شام سے ہی ہلکی ہلکی بارش کے آثار نظر آنے لگے۔ آثار دیکھ کر علی نے کلینک بند کیا۔ ویسے بھی شام ہو چکی تھی اور وہ اب گھر جانا چاہتا تھا۔ بہرحال وہ اس علاقے سے جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ بادلوں کے چھا جانے سے رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا کہ رات مزید گہری ہو گئی۔ ہوائیں تیز چلنا شروع ہو گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ہوگا۔ تیز چلتی ہواؤں کے درمیان اسے اس کا خون خشک کر دینے والی وہی منحوس فنکار دوبارہ سے سنائی دی۔ پہلے تو وہ وہم سمجھا اور راستے پر دھیان دینے لگا، لیکن اب سرگوشی کے ساتھ اس جلے ہوئے گوشت کی بو سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھانی چاہی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کوئی غیر مرئی قوت اس کی گاڑی کو روک رہی تھی۔ تبھی ایک لرزہ خیز بات ہوئی، جس سے علی کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے اپنے کاندھے پر وہی ٹھنڈک محسوس کی جو اس ہاتھ کے چھونے سے اس کو آتی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا ہاتھ حرکت کر رہا تھا۔ اس کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اسے عامل صاحب کا انجام یاد آ گیا۔ اس نے فوراً بائک روکی، اسٹینڈ پر لگا کر علیحدہ ہو گیا۔ اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ آج مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ عامل صاحب کا بدلہ لینا چاہتا تھا، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس پر ایک جنون سطاری ہونے لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بائیں ہاتھ سے اس پنجے کو اپنے کاندھے سے الگ کر چکا تھا۔ پنجہ الگ ہوتے ہی اس نے اسے نکال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کو اپنے ہاتھوں پر گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے ٹارچ کی روشنی سے دیکھا۔ ہاتھ گہرے کتھئی رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، جس کے ریلے آہستہ آہستہ کونیوں تک اتر رہے تھے۔ اس نے اسے اپنے رومال سے صاف کرنا چاہا۔ اس میں سے انتہائی بدبو آ رہی تھی، لیکن اب وہ ان حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر اسی وقت دوبارہ اس پنجے کو دیکھ کر اس پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ بائک پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنے پیروں پر وہی ہاتھ اور پنجہ محسوس ہوا، اور وہی منحوس سرگوشی اس کے کان میں آ رہی تھی۔ اب تو علی کا جنون اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً سے بینڈیج کا بنڈل نکالا۔ تب تک پنجہ اس کی ناک تک آ گیا تھا۔ علی نے بائیں ہاتھ سے پنجے کو سختی سے پکڑا اور بینڈیج کے بنڈل سے اس کا سرا پکڑا اور بنڈل کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ پوری قوت سے
पंजे पर बैंडेज लपेट रहा था और पागलों की तरह कहता जा रहा था, ले इलाज ले, ले अब इलाज। उसने सारा बंडल पंजे पर लपेट दिया। पंजा अंदर ही अंदर कसमसा रहा था। वो अपने आप को आजाद करना चाह रहा था और तभी जाहिद को सामने के पेड़ों में सफेद रोशनी का ह्योला नजर आया। उसकी रूह कांप गई। ह्योले में से उसने आमिल साहब को देखा। वो हवा में मुअल्लक थे, आंखें अंगारा हो रही थी। वो निहायत खौफनाक अंदाज में अली से कह रहे थे, डाल दे, अरे नादान, जल्दी कर, डाल दे वो सफूफ इस पर और आग लगा दे, जल्दी कर नादान, वरना बहुत पछताएगा। तभी अली के होश ठिकाने आ गए। उसको याद आया कि सफूफ उसकी जैकेट में ही है। तेजी के साथ उसने वो सफूफ की पुड़िया जैकेट से निकाली और उस पंजे पर छिड़क दी और साथ ही उसने लाइटर निकाला और उसको आग लगा दी। आग लगना थी गोया तूफान मच गया। एक धमाके के साथ आग का बहुत बड़ा भड़का हुआ। अली फौरन बाइक को वहां से आगे ले जाकर पार्क कर चुका था। अब आग ऐसी हो गई थी जैसे वहां कई बहुत सारे दरख्त जलाए गए हों। 6-7 फीट ऊंचे शोले उठ रहे थे और ऐसी बदबू फैल रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रही थी। फिर कुछ देर बाद उस जगह पहले जैसा अंधेरा छा गया। वो ह्योला भी अब वहां पर नहीं था। आग पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। हवा में भी सुकूत सतारी हो चुका था। अली को लगा जैसे सारी बलाएं खत्म हो गई हैं। ना वो सरगोशी थी और ना चिमगादड़ें। सारे माहौल में खुशगवारियत सी महसूस हो रही थी। अली बाइक पर सवार अब घर जा रहा था। अब उसको एक इत्मीनान सा लग रहा था। उसकी आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। रह रह कर उसे आमिल साहब याद आ रहे थे। आखिर आमिल साहब ने अपना काम पूरा कर ही दिया और न जाने इसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। घर पहुंचकर वो बहुत देर तक रोता रहा और फिर रोते रोते सो गया। आज उसको बहुत सुकून की नींद आई थी।